हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्त ढंग से और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज एक नए टॉपिक के साथ चालू हुए हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, यूपी की मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आज की ये सेशन होने वाला है। तो देखेंगे जितना इस सेशन में कवर कर पाएंगे उतना कर लेंगे, बाकी का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। क्विक रिवीजन के साथ जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम। परीक्षा में बैठने से पहले बजट वाला पार्ट, उत्तर प्रदेश की योजनाएं और राष्ट्रीय योजनाएं, जो कल आपका जो टॉपिक होगा, उन दोनों को, इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मतलब डूब जाओ इनके चक्कर में, बाकी आप आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री वो भूल जाइए, पर ये एक बार जरूर आंखों से, नजर से निकाल के जाना, है ना। काफी क्रूशियल हो जाता है, काफी एग्जाम के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। बिलीव मी, जब 22 तारीख को परीक्षा दे के आओगे तो थोड़ा लगेगा कि यार हाँ, हम कुछ पढ़ के आए। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, इसके साथ साथ आपके दिमाग की प्रोसेसिंग तेज होती है और अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं जब कॉन्फिडेंस रहता है। तो वही दिमाग को समझाने वाली बात है, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आते ही है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको लगातार बता रहा हूं, अगर आप इन तीन जगह पर हैं, यानी कि अगर दिल्ली पटेल नगर के आसपास हैं और प्रयागराज हैं या लखनऊ है, देखो इन तीन जगह वाले बच्चों से तो मैं कहूंगा कि प्लीज डू अटेम्प्ट दिस ऑफलाइन टेस्ट। ये ऑफलाइन मॉक देना, एग्जाम जैसा फील होगा और एग्जाम में आप उस दिन कैसा परफॉर्म करने वाले हो तो उससे पहले ही 15 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि यार मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। नोट इन द टर्म्स ऑफ कि आपने कितने क्वेश्चन करे, कितने गलत करे, वो तो डेफिनेटली अलग होता है। पेपर ऐसा नहीं कि पेपर जैसा पेपर वो तो है ही नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या दिमाग में चलता है, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है, बेसिकली आपका ब्रेन कैसे काम करेगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये समझना। तो जब ये पेपर देकर निकलोगे तो एनालाइज होगा कि क्या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं, कहां मैं ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूं और कैसे क्वेश्चंस में फंस रहा हूं। तो उसके लिए ब्रेन पहले से ही तैयार हो जाएगा, फिर एग्जाम देने जाओगे तो काफी आसानी मिलेगी। अगर इन तीनों सेंटर्स के आसपास नहीं है तो आपके लिए भी ऑनलाइन टेस्ट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं है। नीचे कमेंट में आपको लिंक पिन मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना, रजिस्टर कर लेना, बाकी आपको बुकिंग के लिए स्लॉट नंबर दे दिए हैं। ये पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं मैं, ऑफलाइन अगर हो सके तो, बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे हो, एक दिन खराब नहीं करना आने जाने में, लेकिन अगर इन क्षेत्रों के पास हो तो ऑफलाइन दीजिएगा, काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा, है ना। चलो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में। सबसे पहले जिस योजना का नाम हम ले रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के बारे में अगर हम बात करें तो इसे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना जो आरंभ की गई, ये 2 जून 2023 को ये योजना चालू की गई। इस योजना का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हुआ। अब इसमें होगा क्या, इस योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य या परियोजनाओं की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी तथा जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आपकी जमीन और जो लागत लग रही है ना, उसका 40% जो है वो राज्य सरकार देगा। शुभारंभ कहां से किया गया, ये किया गया लखनऊ से। इसमें सहभागी कौन, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो भी हैं, जो देश दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने के सक्षम या इच्छुक है। जैसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग विदेशों में रह रहे हैं, एनआरआईज बन गए, अब वो चाहते हैं कि अपने गांव में कुछ अच्छा विकास का कार्य कर पाए, वो पानी की टंकी बनाना चाहते हैं या वो और भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कोई बनवाना चाहते हैं, तो उसके अंदर वो राज्य सरकार ने कहा कि थोड़ा पैसा आप दो, 60% जो भी लागत आएगी उसकी धनराशि उपलब्ध हम कराएंगे और 40% आपकी लागत और जमीन की हम दे देंगे। यही है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इसमें आने वाली, इसमें जो भी योजना, इसमें अब पुरस्कार भी बताए गए हैं। पुरस्कार क्या बताए गए हैं, अगर सबसे ज्यादा जो जिस पंचायत में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लागू की जाएगी उनको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, द्वितीय पर आने पर 9 लाख, तीसरे पर आने पर 6 लाख, चौथे स्थान पर आने पर 4 लाख और पांचवें स्थान पर 2 लाख रुपए यहां पर दिए जाएंगे। एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही बढ़िया योजना है। इसमें आपको याद रखना है 2 जून 2023 से
और मेरे प्यारे साथियों, ये थोड़ा सा याद रखना, परियोजना की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी। यानी कि जो भी काम करना चाहता है वो 60% धनराशि, योजना की जो भी है, टंकी बनाना चाहता है तो 60% वो करवा दे, बाकी 40% जो भी जमीन और लागत का 40% राज्य सरकार देगी, है ना। 60% हम करेंगे, 40% राज्य सरकार। ये है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इस योजना की अगर डिटेल्स के बारे में हम डिस्कशन करें तो डिटेल देखते हैं। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी बना दी गई है, जिसके अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल और कमेटियां बनाई जाएंगी। गवर्निंग काउंसिल में मुख्यमंत्री जो होंगे, याद रखना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी के गवर्निंग काउंसिल में मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे और पंचायती राज्य के मंत्री जो हैं उपाध्यक्ष होंगे। इंपॉर्टेंट है, जनरली याद नहीं रहता तो याद रखिएगा। करेक्ट बात है। पंचायती राज का प्रशासकीय अगर ढांचा देखें, एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा देखें तो सबसे पहले आते हैं मंत्री पंचायती राज, उनके नीचे आते हैं अपर मुख्य सचिव, फिर आते हैं प्रमुख सचिव, फिर आते हैं सचिव पंचायती राज, फिर विशेष सचिव, संयुक्त सचिव और अनुसचिव, फिर आता है निदेशक पंचायती राज और फिर अपर निदेशक, मंडल स्तर, संयुक्त निदेशक और मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी। ये पंचायती राज का एक खाका आपके सामने बना दिया। इस सोसाइटी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आपको याद नहीं करनी है, मुझे पता था, मेरे पास था ये, तो कंटेंट मैंने उपलब्ध आपके लिए करवा दिया है। कॉर्पस फंड के अंदर 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड यहां पर बनाया जाएगा और इसका उपयोग जो किया जाएगा, जब राज्य का अनुदान जो 40% राज्य ने कहा वो अगर नहीं दे पा रहे तो 100 करोड़ में से यहां पर यूज कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ और जौनपुर जिले पंचायतों में फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन पद्धति से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सड़कों के निर्माण जो आरंभ हुआ है उस पर खुशी जताई और एफडीआर तकनीकी का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। एफडीआर फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीकी का उपयोग करने वाला ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एफडीआर योजना तकनीकी यूज का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। अगला है निर्भया। देखो, अगर केंद्र सरकार की माने, अगर केंद्र सरकार को देखें तो केंद्र सरकार के पास भी एक ऐसा ही कोष है। वो कौन सा कोष है दोस्तों? निर्भया फंड। आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, निर्भया कोष। असल में निर्भया कोष है क्या? निर्भया कोष है असल में एक दिल्ली के अंदर एक कुछ साल पहले एक बहुत ही गलत कार्य हुआ था, एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। उसमें एक बच्ची थी, उस बच्ची को निर्भया नाम दिया गया और उसके नाम से एक फंड बनाया गया। तो ऐसे जितने भी बलात्कार से पीड़ित जो बालिकाएं हैं, जितने भी महिलाएं हैं, उनको मदद करने के लिए निर्भया कोष है। अब ये निर्भया जो पहल है मेरे प्यारे साथियों, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, ये बिल्कुल अलग है। ये 29 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चालू की गई। अब इसका उद्देश्य है महिलाओं में उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहित करना, महिलाओं के अंदर बिजनेस स्टार्टअप्स को लेकर, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करना, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन पाए, अपना बिजनेस सेट कर पाए। और इससे देखो, महिला को सुरक्षित या महिला के स्वाभिमान की सुरक्षा या महिला को एम्पावर करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है ना, कमाई है। जिस दिन महिलाओं की आय हो जाएगी, ये स्वतः ही चीजें धीरे धीरे समाज में बैठ जाती हैं। जैसे हम कई बार बात करते हैं कि भाई जो महिलाएं जो उच्च तबके की, उच्च उसमें होती हैं, मतलब उच्च आय श्रेणी वाले तबके में होती हैं, वो ज्यादा सशक्त होती हैं। वो ज्यादा सशक्त इसलिए होती हैं क्योंकि वो काम कर रही हैं, वो कमा रही हैं। जब आदमी काम कमाता है ना, तो काम करता है, कमाता है, तो इज्जत अपने आप बनती है ना। वो पुरुषों के साथ भी है। पुरुषों को इसलिए तो इतना दबाव दे दिया जाता है कि भैया काम करो, तो वो सेम बात है। तो इसलिए एक बहुत ही बेहतरीन योजना कि भाई हम स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, इनको सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनमें उद्यमिता कौशल विकास करते हैं, इनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इनके अंदर डेवलप करते हैं, ताकि ये अपना बिजनेस कर पाए और अल्टीमेटली महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति प्रारंभ किया गया है। इस मिशन के तीसरे चरण में अब निर्भया एक पहल अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसका वित्तीय निर्भया फंड से किया जाएगा। इस मिशन के तीसरे चरण में वित्तीय निर्भया फंड से किया जाएगा। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में लगभग
हजार हजार महिलाएं, एक एक जिले से हजार हजार महिलाएं, कुल 75,000 महिलाओं को प्रशिक्षण किट वितरित की जाएगी, है ना। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट की जो किट है उनको टूल किट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि वो अपना व्यापार कर पाए, अपना छोटा मोटा कोई उद्यम कर पाए। इस 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण अभियान का क्रियान्वयन राज्य के एमएसएमई विभाग द्वारा किया गया। उन्हें यह बताया जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उन महिलाओं को मिल सकता है जो अपना उद्यम शुरू करना चाहती हैं। उसमें पूरी जागरूकता दी जाएगी कि भाई आप कौन कौन सी योजनाओं के लाभ ले सकते हैं, आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं बन रही हैं अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगली एक और योजना यूपी गोपालक योजना दोस्तों, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को बैंक के माध्यम से 9 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करवाएगा। कितने लाख रुपए तक का? 9 लाख रुपए तक का लोन करवाएगा। बेसिकली इसमें क्या किया गया है, जो भी 10 से 20 करीबन जो गाय रखता है पशुपालक, उसको ये लोन मिलेगा दोस्तों। और गाय और भैंस पालने वाले, अगर गाय और भैंस पाल रहे हो तो पशुपालक के पास कम से कम 5 पशु होने चाहिए और आपको 9 लाख रुपए तक का लोन बैंक से लगवाया जाएगा। इस योजना के जरिए ये कोशिश की गई है कि जो युवा जिनके पास कार्य नहीं है उनको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाए और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाए। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए है। इसके बारे में सारी बातें हमने बता दी। राज्य के बेरोजगार युवाओं को इस योजना के जरिए 9 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। गाय और भैंस रखने का विकल्प खुला है, चाहे गाय रख लो चाहे भैंस रख लो, लेकिन जो भी पशु है ना दूध देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने गाय इकट्ठा कर रखी है, भैंसे इकट्ठा कर रखी है, दूध नहीं देती हैं। तो बेसिक इसमें है ये कि भाई बैंक लोन देगा तो लोन वापस भी लेगा ना, तो लोन चुकाओगे कैसे? तो एटलीस्ट वो दूध दे, तो तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए यूपी का स्थायी निवासक होना चाहिए, 5 कम से कम पशु होने चाहिए, पशु दूध देने वाला होना चाहिए और सालाना आय 1 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। इसके तहत ये सारी योजना है। अगला है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास। इस योजना को 2022 अन्य राज्य से आए हुए श्रमिकों में, असल में जब कोविड आया तो अन्य राज्यों से बहुत सारे श्रमिक अपने वापस मूल मातृभूमि में लौटे, यानी अपने घरों की तरफ लौटे। तो ऐसे में उनके पास आय का साधन नहीं था, तो आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना चलाई गई। इस योजना का लाभ दूसरे राज्य से आए श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा 2021-22 के लिए पेश बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए शामिल किए गए थे। राज्य के प्रवासी श्रमिक मजदूरों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, चाहे वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, टेलर हो, ड्राइवर हो, रंगाई करने वाला हो, रंगरेज हो, बुनाई आदि करने वाले सभी लोगों को। अंशदान के रूप में श्रमिक नागरिकों को 4% स्वयं का अंशदान करना होगा। इसके साथ ही अपना स्वरोजगार व ऋण प्राप्ति हेतु श्रमिक कामगार को 8वीं पास होना अनिवार्य है। पात्रता शर्तें मैंने बता दिया, दूसरे राज्य से आना जरूरी है। इस योजना के तहत श्रमिक श्रेणी के लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो लेबर या डेली वेजेस वाले हैं, जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2022। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बेसिकली जितने भी कोचिंग करने वाले छात्र हैं, जो छात्र कोचिंग नहीं कर पाते, जिनकी आय बहुत कम है, जो सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंट है, एनडीए सीडीएस का एग्जाम देना चाहते हैं या नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, अब उनके पास पैसा उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2022 प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा, एनडीए सीडीएस नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए छात्रों को कोचिंग उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करना होगा। इसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोचिंग में बैठने से पहले आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इसमें छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कक्षाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली कोचिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी और अधीनस्थ यानी कि लोअर पीसीएस या एसोसिएट जितने भी होते हैं ना, अन्य भर्ती बोर्ड संस्थानों द्वारा जेई, नीट, एनडीए, सीडीएस, अर्धसैनिक केंद्र, सीआरपीएफ, सीपीएफ, सीपीओ, बैंकिंग, एसएससी, बीएड, टीईटी, इसमें सब शामिल है। फिर है मेरे प्यारे साथियों बीसी सखी योजना। बीसी सखी योजना क्या है? सिंपली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया और बीसी बेसिकली बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट। बीसी का फुल फॉर्म क्या है?
बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, यानी कि बैंक की सुविधा आपको उपलब्ध करा देते ना, तो उनके लिए इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचा सकेंगे और महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो जाएगा। उन महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा क्योंकि वो बैंक की सारी जानकारी, बैंक की जितने भी बैंकिंग सेवाएं हैं, इंश्योरेंस हुआ, ये इत्यादि सेवाएं वो कर दिया करेंगे, ग्रामीण महिलाओं के लिए है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक घर बैठे बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह बैंकिंग सेवा डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए महिलाओं को 50,000 की धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को 6 महीने तक 4,000 रुपए की राशि, 4,000 रुपए प्रति महीना अब इन महिलाओं को दिया जाएगा। पहले स्टेप में 640 ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत इस योजना में शामिल होंगे। योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा 6 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसमें गांव के नागरिकों को बैंक से संबंधित जानकारी दे सकेंगी। ट्रेनिंग पूरी होने पर उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ताकि आगे भी वो बैंकों में रोजगार प्राप्त कर सके। फिर है यूपी महिला सामर्थ्य योजना 2023। इस योजना को प्रारंभ किया गया 22 फरवरी 2021 को। महिला और बाल विकास विभाग, जो उत्तर प्रदेश का महिला और बाल विकास विभाग है, उसके द्वारा यूपी महिला सामर्थ्य योजना है। और महिला सामर्थ्य योजना से आप समझ भी रहे होंगे कि महिलाओं को रोजगार प्रदान इसके अंतर्गत किया जाएगा। और इस योजना की बात करें तो इस योजना में दूध और दूध से बने उत्पादकों के उत्पादन के लिए डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे, जिसका संचालन महिलाएं करेंगी। डेयरी प्लांट लगाएंगे जिसके तहत दूध और दूध से बने उत्पाद ये बेच पाए, और इसलिए डेयरी प्लांट लगाएंगे और डेयरी प्लांटों का जो संचालन करेंगे वो महिलाएं करेंगी। महिलाओं को डेयरी प्लांट के संचालन के साथ साथ मशीनों के जरिए मक्खन, दही, घी, अन्य उत्पाद बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान की अगर मैं बात करूं तो 2022 में 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती से इसका प्रारंभ किया गया। विभाग जो इसको लागू करने वाला उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद विभाग है। योग्यता इसमें 6 से 14 साल का हर बच्चा इसमें शामिल है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को पूरा करना होगा। उत्तर प्रदेश को ये बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तक ये ऐसी योजनाएं आ जानी चाहिए थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, बड़ी अच्छी योजना है मेरे भाई। क्योंकि देखो अभी एक आंकड़ा आया, यूपी में जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, सबसे ज्यादा यूपी के 7 लाख बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे हैं। कितने बच्चे? 7 लाख बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल नहीं जाने वालों की संख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में इन बच्चों को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, मोटिवेट किया जाए और इन बच्चों को सुविधाएं कुछ दी जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल जा पाए। शिक्षा बहुत ही अनिवार्य, किसी भी देश के आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष पहलू नहीं है, लेकिन दीर्घा अवधि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसलिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है। और शिक्षा को इसीलिए मौलिक अधिकारों में भी, शायद यही लॉजिक रहा होगा, मौलिक अधिकार में भी शामिल कर लिया गया है। तो उसी के लिए स्कूल चलो अभियान यहां पर आरंभ किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। यह 2017 में प्रारंभ किया गया। समाज कल्याण विभाग इसे लागू करेगा। यह केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए है। जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है, वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ये लॉन्च कब कब की गई? तो 3 अक्टूबर 2017 को ये मंजूरी है। इसका लक्ष्य इसमें क्या है मेरे प्यारे साथियों? लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा। 71,400 लड़कियों की शादी पहले चरण में करवाई जाएगी। लक्ष्य है शादी खर्च के बोझ और कर्ज से बचाना है। गरीब, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को इसका लाभ देना है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता पुनर्विवाह करने का, दूसरा विवाह करने का। तो ऐसे में सरकार द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। इसमें खर्च जो किया जाएगा 35,000 प्रति जोड़ा। इसके अलावा 20,000 रुपए लड़की के खाते में दिए जाएंगे और 12 तोहफे, मतलब 12 गिफ्ट दिए जाएंगे, जिसमें स्मार्टफोन भी होगा। मापदंड क्या है? उत्तर प्रदेश के निवासी, कमजोर वर्ग या बीपीएल श्रेणी वाले योग्य लोग। लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। कमाई का गणित क्या है? यानी कि इसमें ग्रामीणों के लिए जो वार्षिक आय है, गांव में अगर कोई रह रहा है, 46,080 से कम की आय, और शहरों के अंदर 56,460 रुपए वार्षिक आय। पात्र जोड़ों में गरीबी रेखा से नीचे और विधवा और तलाकशुदा व्यक्ति सभी इसके अंदर ये शामिल कर लिए गए हैं। दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, दूल्हे के लिए 21, ऑब्वियस सी बात है। और सामूहिक विवाह समारोह के अंदर कम से कम 10 जोड़े शामिल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी एक ही का करवा दिया सामूहिक विवाह के नाम पर।
तो राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर जोड़े जो हैं उनको विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक जोड़े पर 51,000 रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 35,000 रुपए सीधे लाभार्थी के बैंक में दिए जाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि 51,000 खर्च कर दो, 35,000 रुपए लो और ये 12 गिफ्ट लो जिसमें फोन भी होगा, है ना। तो ये बढ़िया चीज है और ऐसा होना चाहिए। और मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं, लोगों को भी करना चाहिए इसमें। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष या कोष योजना। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष के बारे में हमने बजट के अंदर भी चर्चा करी थी ना। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग इसे लागू करेगा। उत्तर प्रदेश की ही जो निवासी महिलाएं या बालिकाएं हैं वो इसके लिए हैं। इसमें अहर्ता प्राप्त करने के लिए पीड़ित को दहेज, हत्या, जघन्य अपराधों जैसे अपराधों के लिए निर्दिष्ट धाराओं के तहत एफआईआर पंजीकरण के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए। इसमें होगा क्या, इसमें जितने भी आंकड़ों के आधार पर पात्रता एसिड हमले, बलात्कार, पोस्को और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों तक भी फैली हुई है। 3 तलाक मामले में मुस्लिम महिलाओं के दृष्टिकोण को देखते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखेगी क्रमिक वित्तीय सहायता। कक्षा 6 में 3,000 रुपए, कक्षा 8 में 5,000 रुपए, कक्षा 10 में 7,000 रुपए, कक्षा 12 में 8,000 रुपए। 21 साल की उम्र पूरी होने पर लड़की को एक मुश्त 2 लाख रुपए यहां पर दिए जाएंगे, जितनी भी बालिकाएं और महिलाएं इन चीजों से पीड़ित है। बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना जून 2020 में यह प्रारंभ हुई और 8 से 18 वर्ष तक की आयु के पात्र हैं। इसमें आधार कार्ड आपके लिए होना जरूरी है और इसमें प्राथमिक लक्ष्य जो है आर्थिक रूप से वंचित जो व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने की सुविधा प्रदान करना, जो भी बाल श्रम में शामिल है। इसमें लड़कों को प्रतिमाह 1,000 रुपए मिलते हैं, लड़कियों को 1,200 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। कक्षा 8 से 10 तक छात्र अपनी शिक्षा का समर्थन करने के लिए 6,000 रुपए के लिए 1 साल का 6,000 रुपए यहां पर आपको देना पड़ेगा या दिया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, इसके बारे में सारी की सारी डिटेल और भी इस आवेदन पत्र की और सरकार द्वारा जारी की गई वो डिटेल जो सारी की सारी हालांकि हमने बता दी है। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। बेसिकली ऐसे कामकाजी बच्चे जो परिवार की विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण बाल श्रम करने को विवश हैं, उनके वाश्रम से अवमुक्त कराकर शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई जा रही है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र डेस योजना। डेस योजना जो चालू करी गई 2022 में की गई। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। भारत में 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, उनको छात्र जो है उनको कवर करेंगे। इनकी कोचिंग के लिए प्राथमिकता योग्य महिलाएं उम्मीदवारों को दी जाएगी। कोचिंग के लिए मतलब जो प्रायोरिटी जो दी जाएगी ना, अगर महिला उम्मीदवार ज्यादा है तो उनको पहले दी जाएगी। लेकिन अगर आवश्यक हो तो पुरुष और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है कि यूपीएससी द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्जाम लिया जाता है, अब अगर उसको कोई एससी कैटेगरी से कोई बच्चा आ रहा है, वो देना चाहता है, तो उसके लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा इसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत प्रत्येक केंद्र को 100 सीटें आवंटित की जाती हैं। कोचिंग उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष एक बच्चे का 75,000 रुपए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कोचिंग कार्यक्रम में महिला प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा और जो टोटल बच्चे होंगे उसमें से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए अनुसूचित जाति की। अगला है यूपी कौशल विकास मिशन। यूपी कौशल विकास मिशन की अगर मैं बात करूं तो प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना 2022 के अंतर्गत है। विभाग व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग है। उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से कौशल विकास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना। इसके अंतर्गत 1.5 लाख परंपरागत शिल्पकारों को उनकी शिल्प कला के उन्नयन के लिए प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। 2021-22 में 6.85 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। 18 से 35 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। नलसाजी, कंप्यूटर प्रशिक्षण, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, वेल्डिंग, ड्राइविंग 34 क्षेत्रों में, ये याद रखना कितने क्षेत्रों में, 34 क्षेत्रों में 280 से अधिक विषयों में छोटे व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण यहां पर युवाओं को दिया जाएगा। अगला है वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना। समाज कल्याण विभाग इसे लागू कर रहा है। ये किनके लिए है? 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनकी कुल आय 46,080 रुपए से अधिक नहीं है। मैंने बताया था ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 और लगभग उसमें शहरी में कितना था, 51,000 करीबन है ना, 56,460 रुपए। उद्देश्य है कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो हैं उनको त्रैमासिक आधार पर 500 रुपए की मासिक पेंशन यानी कि 3 महीने पर 1,500 रुपए दिए जाएंगे।
शादी अनुदान योजना, शादी अनुदान योजना के लिए धन कार्यान्वयन और वितरण के लिए जवाबदेह है। उत्तर प्रदेश का निवासी हो, ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक परिवार की आय 46,080 रुपए से कम, शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए से कम, SC ST OBC अल्पसंख्यकों गरीबी रेखा से नीचे आने वाले श्रेणियों के जितने भी लोग हैं इसमें पात्र हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सुनिश्चित करना, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को यूपी सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फिर अगला है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2019 के अंदर आरंभ कर दी गई। ये उन लोगों के लिए जो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से लाभान्वित नहीं है। जो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है उनमें लाभ नहीं मिल रहा है, खास करके कमजोर श्रेणी के परिवार, उन तक ये पहुंचाई गई योजना है। 1 मार्च 2019 से प्रारंभ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना में छूटे पात्र लाभार्थियों को हो रहा है उपचार। 11 फरवरी 2020 तक 9 करोड़ की धनराशि से 8,637 लाभार्थियों का किया गया उपचार है। उत्तर प्रदेश में मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से जो, माफ कीजिएगा 1 मिनट, इसमें 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में, दोनों में करवा सकते हैं। 40 लाख अंत्योदय राशन कार्ड वाले परिवारों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है। अब लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो परिवार कवर नहीं हुए ना, वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में हो जाएंगे। करेक्ट बात है भाई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी 5 लाख रुपए का कवरेज दिया जा रहा था, यहां भी तो वहां जो कवर नहीं हुआ ना, उन परिवारों को यहां पर शामिल कर लिया जाएगा। अब कुछ कुछ नीतियां भी बीच बीच में आएंगी। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ग्रीन हाइड्रोजन आप समझते हैं? चलो बता देंगे, सारी चीजें बताएंगे, डोंट वरी। प्रख्यापित किए जाने के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति 5 मार्च 2024 को दी गई और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। लक्ष्य में अगर हम संख्या की बात करें, फैक्ट की अगर बात करें, तो वर्ष 2028 तक कुल 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसका लक्ष्य क्या है? 2028 तक, फिर से हम बता रहे हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, इसका लक्ष्य है 2028 तक 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का यहां पर लक्ष्य है। और इसका लक्ष्य 2024 से लेकर 5 साल 2029 तक होगा। 2028 तक हमें यह अचीव करना है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को व्यवहार्य बनाने के लिए दृष्टिगत नीति के प्रावधानता राजकीय प्रोत्साहन प्रदत्त, निर्धारित अधिकतम अनुदान सीमा के अंतर्गत पात्र पूंजी निवेश का 10% से 30% तक यहां पर मिलता है। ऊर्जा संग्रहण की सुविधा अनुमन्य होगी। ऊर्जा संग्रहण अनुमति मासिक आधार पर अनुमन्य होगी। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए है। ग्रीन हाइड्रोजन आजकल बड़ा ये कंसेप्ट चल रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। पिछले साल तो 2024 के अंदर तो पूरे साल ही ये चर्चा रही। इसमें कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसके बारे में हमने चर्चा अभी कर ली थी। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की अगर हम बात करें तो 2022 के अंदर ये प्रारंभ की गई और इसमें पात्रता की अगर हम बात करें तो राज्य में नवसृजित क्यों लिखा, सृजित ही है, नवसृजित और विस्तारित नगरीय निकायों पर लागू है। इसका उद्देश्य क्या है? पीने का पानी हो, सड़क हो, स्कूल हो, सीवरेज हो, पार्किंग हो और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो यहां पर। तो ऐसे में जो नई बनी है नगर निकाय, उनके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा सफाई, स्ट्रीट लाइटिंग, सामुदायिक केंद्र, चौराहे का सौंदर्यीकरण, आंगनबाड़ी विकास कार्य हो, परियोजना निष्पादन में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर बल दिया जाए। अभिनव प्रीफेब और फ्री कास्ट कंक्रीट निर्माण प्रौद्योगिक उपयोग किया जाए। अगला है प्रधानमंत्री समग्र ग्राम विकास, जो जनवरी 2018 में प्रारंभ किया गया और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST OBC के पुनर्धार और कल्याण के लिए योजना है। समग्र ग्राम योजना के माध्यम से शहीदों के गांवों का सम्मान करना, उन्हें शहीद ग्राम का नाम देना। शहीदों के जो जिन गांवों में शहीद हैं, उन शहीदों के गांवों को सम्मान किया जाए और उन शहीद ग्राम का नाम उन्हें देना, ताकि शहीदों के नाम पर प्रतिमा और द्वार को निर्माण किया जाए और एक प्राउड वाली फीलिंग आए गांवों के अंदर, ताकि और भी अच्छे से काम हो पाए और भी अच्छे से मोटिवेट हो पाए युवा। सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अतिरिक्त राशि दी जा रही है। यूपी ग्लोबल सिटी अभियान,
यूपी ग्लोबल सिटी अभियान की अगर हम बात करें तो 7 जनवरी 2023 को यह प्रारंभ कर दिया गया। ये शहरी विकास, नगरीय विकास और ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में ये योजना है यूपी ग्लोबल सिटी। इस योजना के भीतर जितने भी 762 शहरी निकाय जो हैं वो सभी के सभी इसके अंदर शामिल हैं। उद्देश्य है यूपी ग्लोबल सिटी अभियान के प्राथमिक उद्देश्यों में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक बढ़ाना है कि यूपी के जो शहर हैं उनको ग्लोबल लेवल तक, ग्लोबल स्टैंडर्ड उनके अंदर हो, उनके अंदर शहरी सुविधाएं हो, एयर क्वालिटी की बात हो, मतलब ओवरऑल घी दूध की नदियां बहे, स्वच्छता हो, साफ सफाई हो, सुंदर सा हो और कचरा वचरा रोडों पर नहीं दिखे, कचरे के निपटान की व्यवस्था हो और इस तरीके से वैश्विक मानकों से उन्हें लैस कर दिया जाए ये 762 शहरी निकायों को। फिर है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना। जो किसान है अगर उसकी दुर्घटना हो जाती है तो उनके बीमा योजना के लिए यह योजना प्रारंभ करेगी मेरे प्यारे साथियों। ये योजना 2020-21 के बजट में चालू की गई। इस योजना का 100% राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। क्रियान्वयन कलेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा। 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान और उनके परिवार के सदस्यों को कवर किया जाएगा। किसान और उसके किसान के परिवार में जो भी उसके बच्चे हैं, जो भी उसके परिवार, उसके पति हैं या पत्नी हैं, वो कवर इसके अंदर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी इसके अंदर होना चाहिए। इसका लाभ 2,38,22,000 किसानों को इसका लाभ होगा। अकस्मात मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसकी पहुंच खाताधारक, संयुक्त खाताधारक और भूमिहीन किसानों तक है। चाहे खाता हो, संयुक्त खाता हो, चाहे भूमिहीन किसान जिनके पास जमीन नहीं होती और जगह, मतलब वो किराए पे लेकर या होता ना बटाई पर लेकर जो खेती करते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इसमें पात्र परिवार के सदस्यों में माता पिता, पति पत्नी, लड़की लड़का, बच्चे, बहू पोता, पति पोती सब इसके अंदर शामिल हैं। 45 दिन के आवेदन जो है 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कलेक्टर के पास 1 महीने की अतिरिक्त समय सीमा अनुमति का विवेकाधिकार है। घटना से 75 दिन बाद में, यानी कि जब घटना हुई है उसके 45 दिन के भीतर भीतर आप अपने कागज लगा दोगे और कलेक्टर उसमें 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन ले सकता है उसके बारे में, मतलब वो जांच करनी हो और आवेदन देखना हो। घटना के 75 दिन अगर हो चुके हैं तो आवेदन पर सहायता के लिए विचार भी नहीं किया जाएगा। कलेक्टर साहब कहेंगे यार आप लेट हो चुके हैं। सहायता राशि कितनी दी जाएगी? तो वही सेम वाला, वो प्रधानमंत्री आपका जो सुरक्षा बीमा योजना था ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ऐसे ही उसी तर्ज पर है। जो भी किसान की मृत्यु या विकलांगता हो जाती है तो उसमें तहत 5 लाख रुपए मिलते हैं। किसान पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर किया जाता है तो राज्य सरकार शेष राशि का भुगतान करती है। अगर किसान प्रधानमंत्री किसान जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत है या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, तो बाकी बचा हुआ पैसा जो है, टोटल पैसा 5 लाख रुपए मिल जाए। बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना, यह पहल किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कार्यक्रम सरकार द्वारा प्रशासित है जो कृषि विकास को समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित है। योजना में 18 से 70 वर्ष की जो आयु के व्यक्ति हैं वो उसके अंदर आ जाएं, लेकिन एक शर्त है कि परिवार की व्यक्ति की नहीं, परिवार की वार्षिक आय जो होनी चाहिए 75,000 रुपए से कम हो। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें 2.5 लाख रुपए तक की इलाज 2.5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था सभी राजकीय चिकित्सा संस्थान, सभी सरकारी हॉस्पिटल जितने भी हैं, चिकित्सा यूनिवर्सिटी हो, उनके अंदर मिलेगा। 1 लाख रुपए की राशि तक के कृत्रिम अंग योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर कोई आर्टिफिशियल ऑर्गन लगना है तो 1 लाख रुपए तक के वो दिए जाएंगे। इसमें मैंने मत बता दिया कि भाई परिवार की जो आय है 75,000 रुपए से कम की होनी चाहिए सालाना। 18 से 70 वर्ष की आयु के वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं और बीमा के तहत दुर्घटना होने पर इलाज की मुफ्त सुविधा यहां पर दी जाएगी। ये सारी की सारी चीजें आपको बता दी है। इससे कृषि आधुनिकीकरण, अच्छा अब और कुछ छोटी छोटी योजनाएं हैं कृषि आधुनिकीकरण के लिए। निर्यात में वृद्धि की ये क्या कर दिया मैंने, ये गलत हो गया, वो ये अलग है। चलो ना ये भी है इसमें, अरे सॉरी, हाँ ये भी है कृषि आधुनिकीकरण के लिए। कृषि आधुनिकीकरण है, जैविक खेती को बढ़ावा देना है, कृषि स्टार्टअप के लिए समर्थन, किसान दुर्घटना के अंदर 600 करोड़ रुपए बजट दिया गया। नल कनेक्शन के मामले में हर घर नल जल, हर घर जल योजना 27 अक्टूबर
2023 तक उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना कि अब हर घर के अंदर नल होना चाहिए, है ना, जैसे सरकार की चल रही ना हर घर नल जल, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, वैसे ही उसी तर्ज पर इसके अंतर्गत सभी परिवार जो हैं जितने भी घर हैं उनको नल का कनेक्शन देना है। राज्य सरकार ने 1,60,57,065 ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल का पानी सफलतापूर्ण इसके अंतर्गत पहुंचाया गया। नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के माध्यम से ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य से प्राप्त अभियान चालू किया है। और इसमें नल कनेक्शन उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक नल कनेक्शन दिया है और पहला स्थान है। राज्य के भीतर प्रतिदिन 40,000 से अधिक गांवों में नल कनेक्शन का विस्तार करने पर केंद्रित है। जल पहुंच में 2019 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 5,16,221 परिवारों के पास नल कनेक्शन थे। अभी ये 1,60,00,000 से अधिक परिवारों के पास अब नल कनेक्शन हो गए। नल कनेक्शन का मतलब ये है साफ जल से, पीने योग्य जल से है। मानव विकास की या मानव की अवधारणा के अंदर स्वच्छ जल भी, पीने योग्य जल भी एक बहुत अहम रोल निभाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करें, अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करें तो सब में स्वच्छ जल, पीने योग्य जल के बारे में बात करते हैं। तो नल से जल का मतलब वही है। नल से जल है इसलिए नहीं लगाया जा रहा कि आपको पानी लेकर आने में जोर पड़ता है, वो इसलिए लगाया जा रहा है कि आपको घर पर एटलीस्ट कम से कम पीने योग्य पानी दिया जाए। आगे चलिएगा, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी सीएम ग्रिड योजना 10 अक्टूबर 2023 को कैबिनेट बैठक के दौरान यह योजना की शुरुआत की गई। यह योजना शहरी विकास विभाग के दायरे में आती है। सीएम ग्रिड योजना के शुरुआती चरण में अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, शाहजहांपुर, सहारनपुर सहित 17 नगर निगम शामिल होंगे। इसमें नगर निगमों का नाम याद नहीं हो तो केवल इतना तो याद रख लीजिएगा, इसमें 17 नगर निगम शामिल होंगे। बाद के चरणों में नगर पंचायत और नगर परिषदें भी शामिल कर दी जाएंगे। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना है। शहरी क्षेत्रों में जो आवागमन का जो नेटवर्क है, परिवहन का जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, उसको मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अगला है उत्तर प्रदेश पावरलूम बुनकर सौर सशक्तिकरण पहल। इसकी योजना का प्रारंभ 25 नवंबर 2022 को किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में पावरलूम बुनकर जो है पावरलूम सेक्टर के अंदर उनके लिए व्यवस्था है। इसमें सौर ऊर्जा अपनाने के लिए जो पावरलूम चलाते हैं, जो बिजली से पावरलूम चलाते हैं, जो पहले हथकरघा होता था फिर बिजली से चलने वाला गया, अब कहा गया कि भाई अभी सौर ऊर्जा अपनाओ, इसके लिए हम आपको मोटिवेट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 25 नवंबर 2022 को 5 वर्ष के लिए यह लागू की गई है। 2027 में खत्म हो जाएगी। इसमें संशोधन कौन करेगा? मुख्यमंत्री साहब करेंगे। पावरलूम बुनकरों को सौर पैनल प्रदान करें। पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बिजली बिलों पर आवश्यक सब्सिडी देकर बिजली चोरी का मुकाबला करना है और बिजली बिल जो है उन पर सब्सिडी दिया जाए ताकि बिजली चोरी का मुकाबला करा जा सके। पावरलूम बुनकरों को यूनियन की सुविधा प्रदान करना और उनके उत्पादों को बाजार उपयुक्तता बढ़ाना है। एमएसपी बुनकर योजना में, माफ कीजिएगा, एमएसएमई बुनकर योजना में अंतर्दृष्टि और सुधार के लिए प्रमुख बुनाई व्यवसाय के साथ जुड़ना, बुनकरों के लिए बिजली खपत योजना के शुद्ध बिलिंग से जोड़ना और सौर ऊर्जा उपयोग के प्रगति को बढ़ावा देना। बुनकरों को 30,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करके सोलर पैनल दिए जाएंगे। दोस्तों, एक मिशन मोड पर यह दृष्टिकोण यानी कि मिशन मोड पर लागू किया जाएगा। बिजली निगम को बिजली की खपत के लिए उचित मुआवजा इसके अंदर मिल जाएगा। अगला है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इस योजना के अंतर्गत मैंने कहा था निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना करने के लिए सरकार ने ये चलाई गई थी। 2024-25 के बजट के अंदर 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। इस योजना का नाम आपने भी सुना होगा, बहुत वीडियो भी आपने देखे होंगे। ये हमने देख लिया मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। मिशन शक्ति अभी अपन ने बात करी थी ना रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत, उसी में मुख्यमंत्री ने 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत करी और ये देवी पाटन शक्तिपीठ से इसकी शुरुआत करी है बलरामपुर के अंदर। देवी पाटन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है देवी पाटन बलरामपुर जनपद के अंदर पड़ता है, जिसका उद्देश्य जो है महिला और बालिका और बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिशन शक्ति से आपको लगेगा महिला और बच्चे ही होंगे, लेकिन बालिकाएं भी हैं, महिला और बालिकाएं होंगी, लेकिन बच्चे भी हैं। इसमें बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसकी पहल का संचालन शारदीय नवरात्रा से प्रारंभ होकर वासंतिक नवरात्रा 2021 तक जाएगा। इसके अंदर क्या क्या है इस योजना के अंतर्गत? दोस्तों, फीमेल पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन
चाइल्ड लाइफ, 102 स्वास्थ्य सेवा, ये आपका कार्यान्वयन किया गया नारी एक रूप अनेक, ठीक है, ये लागू किया गया मिशन शक्ति। एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, 2 उपयोजनाएं हैं इसमें, संबल और सामर्थ्य, महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण इसमें किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस योजना को 2019 को सभी जिलों के अंदर लागू कर दिया गया। इसमें बेसिकली क्या है, जो भी व्यक्ति है अगर उसके बेटी मतलब पुत्री का जन्म होता है तो उसके जन्म से लेकर उसकी ग्रेजुएशन तक सरकार उसे के लिए रुपए देगी और 6 अलग अलग चरणों में टोटल 25,000 रुपए इसके अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। कितने चरणों में? 6 चरणों के अंदर दिए जाएंगे। कल भी हमने बात करी थी, एक एक चरण हमने आपके सामने रखा था। अब ये मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको बजट स्पीच बताते हुए बताया था कि ये 15,000 है, फिर आप कह रहे थे सर 25,000 हो गई। तो 2024-25 में इस फिर जब बजट डिस्कशन हुआ तो 15,000 से बढ़ाकर इसकी राशि कितनी कर दी गई? 25 कर दी गई। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि असल में भारतीय समाज के अंदर खासकर कि ये देखा जाता है कि महिला अगर पुत्री होती है, लड़की पैदा होती है तो लोग उसे क्योंकि बोझ मानते हैं, उन्हें लगता है कि भाई अब इसकी शादी भी करनी है, पढ़ाने पर इतना पैसा खर्च करेंगे, नौकरी लग जाएगी तो अपने पति को कमा कर देगी। हमारे तो हम तो कहते ही है ना, घर परिवार में भी कहते हैं कि भाई लड़की तो पराया धन है, तो पराये धन पर इतना पैसा निवेश क्यों करना, फिर शादी करनी। आजकल विवाहों के खर्च भी बड़े बड़े हो गए, परिवार और समाज को देखते हुए मोटे खर्चे किए जा रहे हैं, तो इसको देखकर डरते हैं लोग। सुरक्षा को लेकर भी काफी सारे सवाल है। तो ऐसे में महिला कन्या भ्रूण हत्या जो है वो एक बड़ी कुप्रथा भारत में बनकर निकली और उससे लगातार भारत आज भी लड़ रहा है। देखो आज हम 21वीं सदी के मुहाने पे खड़े हैं, यानी कि 2000 हम चल रहे हैं, 24 में 25 ही चल रहे मान लो, 2025 में हम इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा और विशेष करके केंद्र सरकार द्वारा बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं पहले की सरकारों और वर्तमान सरकारों द्वारा भी लाई गई। वो सारे एक्ट भी आपको पता ही होंगे और उसी के अंदर ये बेसिकली कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत जितना कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार, केंद्र सरकार की भी अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत या सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे तमाम चीजें चलाएगी। तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने के लिए बेटियों को प्रोत्साहित करना है। इसमें लाभार्थी परिवार की वार्षिक आयु सीमा जो है ना 3 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए, है ना। और इसमें जैविक संतान, बायोलॉजिकल डॉटर्स हो और या लॉ के अकॉर्डिंग गोद ली गई संतानों को शामिल किया गया है और अधिकतम केवल और केवल 2 बालिकाएं ही इस योजना का लाभ ले पाएंगी, है ना। ओडीओपी योजना की तर्ज पर एक जिला एक उपज योजना, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चल रही है, उसी की तर्ज पर एक जिला एक उपज योजना 2022 में प्रारंभ करी गई। प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर अब कृषि क्षेत्र में हर जिले की एक विशेष उपज, हर जिले के अंदर देखो हर जिले का एक अलग क्लाइमेट, अलग मिट्टी का आपको देखने को मिलेगा। ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, अगर और माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो हर खेत का अलग अलग होता है, पर सरकार हर खेत के लिए तो अलग योजना नहीं बना सकती। तो जैसे एक क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में जैसे गन्ना होता है, कोई कोई क्षेत्र जहां गोभी उत्पादन होता है, कोई कोई क्षेत्र जहां धान बहुत होता है। तो ऐसे में हर एक जिले को एक उपज जो होती है, एक कोई भी उपज हो, उसके उपज के लिए बढ़ावा देने के लिए उसको बढ़ावा दिया जाएगा। यही है एक जिला एक उपज योजना। जैसे सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल और मुजफ्फरनगर में गुड़, अब मुजफ्फरनगर में गुड़ के उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पृथक बोर्ड भी गठित यहां पर किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भी प्राकृतिक खेती को, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए कहा गया था ना, कितने करोड़, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, अब है ना, शामिल किया जाएगा, माफ किया जाएगा, नोट ट्रेनिंग। निषाद राज नाव सब्सिडी योजना, इस योजना के अंतर्गत नदी किनारे रहने वाले मछुआरों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए निषाद राज नाव सब्सिडी योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की नई नाव खरीदने पर, 1 लाख रुपए तक की अगर नाव खरीदते हैं तो 40% सरकार ये कह रही है, राज्य सरकार की हम दे देंगे। यह राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरीके से पैसा दिया जाएगा और मछली निर्यात को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, लोग इसमें लाएंगे। इसमें केवल निषाद, मल्ला, बिंद, कश्यप, धीमर, तुराह, रायकवार, मांझी, कहार, गोंड, बाथम और गोदिया, इसमें विशेष जनजातियां जो विशेष रूप से इस कार्य में शामिल होती हैं, इस प्रोफेशन में जुड़ी होती हैं। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूट तथा अनेक जिलों में बड़ी संख्या में मछुआरे हैं जो नदियों पर निर्भर हैं। एक जिला एक गंतव्य, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन, वन डिस्ट्रिक्ट वन, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया वैसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन बनाया गया है। बेसिकली ये क्या किया गया कि हर एक जिले के अंदर
कोई ना कोई एक टूरिज्म प्लेस होता है, टूरिज्म भी नहीं हो तो एक वहाँ का सबसे विख्यात मंदिर होगा कोई, या कोई विख्यात स्थल होगा जहाँ सब लोग जाते हैं, तो उसको पर्यटन स्थल के रूप में हर एक जिले के अंदर एक विकसित कर दिया जाए। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, और पर्यटन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेगा और घी दूध की नदियां बहने लग जाएंगी। इको टूरिज्म के 9 सर्किट यहां पर बनाए गए हैं। पश्चिमी वन्यजीव सर्किट, पश्चिमी वेटलैंड पक्षी सर्किट, गंगा बेसिन सर्किट, ब्रजभूमि वन्यजीव व वेटलैंड सर्किट, दक्षिणी बुंदेलखंड सर्किट, विंध्य वन सर्किट, पूर्वी वन्यजीव सर्किट, सेंट्रल वेटलैंड पक्षी सर्किट और टाइगर सर्किट, ये 3 इको टूरिज्म सर्किट यहां पर विकसित किए गए हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगला है संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना 2022। ये स्वदेश बेसिकली रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति कोविंद संत कबीर नगर के मगहर में आने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं। इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब यहां पर बतौर राष्ट्रपति आ चुके हैं। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर 2022 के अंदर चालू किया गया। गोरखपुर में निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। प्रदेश में शिक्षा के आधारभूत इकाई जो बेसिक शिक्षा परिषद जो है, तकनीकों को बेहतर करते हुए जीआईएस आधारित विद्यालय अनुसार परफॉर्मेंस किट मैप बनाया जाए। लर्निंग कम आउट मैप बेस्ड निपुण भारत योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया गया। मूलभूत इकाइयों पर बेसिक एजुकेशन पे काम किया जाए ताकि ड्रॉप आउट्स जो हो जाते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, उनको उनका सोल्यूशन मिले और नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। किसानों के खेतों में लगेंगे 15,000 सोलर पंप। किसानों के लिए सरकार की ओर से कुसुम योजना के तहत सोलर पंप बांटे जा रहे हैं। इसमें किसानों को फ्री बिजली मिल सकेगी। फ्री बिजली, सोलर पंप लगा लोगे तो फ्री बिजली मिलेगी ही। ठीक है। किसानों की सिंचाई की लागत घटाने और बिजली पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने कहा सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 15,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। सोलर पंपों की स्थापना पर 30% जो केंद्र सरकार देगी और इतना ही 30% ही राज्य सरकार देगी, 60% और 40% जो सोलर पंप आदमी लगा रहा है वो इसके अंदर पैसे देगा। मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना, इसके अंतर्गत महिलाओं को समाज में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए 22 फरवरी 2021 को प्रारंभ किया गया। लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से यहां बढ़ावा दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण कल्याण की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। योजना के तहत जिला स्तर और राज्य स्तर पर 2 समितियां यहां पर बनेंगी। उद्देश्य क्या है? महिला कल्याण सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करना, महिलाओं द्वारा संचालित जो बिजनेस है उन्हें प्रमोट करना, राज्यों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। गो अभ्यारण्य योजना 2022, बेसिकली जो छुट्टा पशु जो होते हैं उनसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, फसलों को समस्याएं होती है, जनमाल की हानि हो जाती है, तो उन छुट्टा जो पशु हैं उनको स्थायी समाधान के लिए गो अभ्यारण्य योजना चालू की गई है। प्रारंभ में 200 विधानसभा क्षेत्रों में 5,000 और इससे अधिक गोवंश की क्षमता वाली गौशालाएं बनेंगी। 5,000 से ज्यादा की 5,000 या 5,000 से ज्यादा क्षमता वाली गौशालाएं बनेंगी। आंवला में मॉडल गौशाला विकसित की जाएगी। कहां पर? आंवला के अंदर। किसान उदय योजना, उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 के अंतर्गत किसान उदय योजना का तहत किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पंप आवंटन किया जाना शुभारंभ किया गया। इसके तहत राज्य के किसानों को सोलर पंप लगाए जाएंगे। इसमें लगने वाले सोलर पंप सरकार की ओर से किसानों को वितरित किए जाएंगे। इसके तहत राज्य सरकार ने 10 लाख पंप उपलब्ध कराए 2022 तक। इस योजना में 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर के समर्सिबल और कपलिंग सेट पूर्णतया मुफ्त दिए जाएंगे। 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर की समर्सिबल और कपलिंग सेट जो है फ्री दिए जाएंगे। इस योजना में पारंपरिक बिजली पंपों पर किसानों की निर्भरता को कम होगी, जिससे 35% अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा कवच योजना 2019 के अंदर आई। महिलाओं की सुरक्षा हेतु 2019 से सुरक्षा कवच योजना प्रारंभ करी गई। जो कामकाजी महिलाएं हैं और महिला यात्री हैं जो रात को 10 बजे, प्रातः 6 बजे से 6 बजे तक, यानी कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बहुत सारी महिलाएं हैं। अब कहने के लिए तो बड़ा आसान लगता है कि सर इतने रात तक कौन काम करता है, करना पड़ता है भाई बच्चों को। अभी मेरे को भी ऐसे लगता था कि ऐसा तो कोई नहीं होता होगा कि भाई रात को 10 बजे इसके बाद भी कोई काम करता होगा। लेकिन जब मैं पहली बार शहर के अंदर आया तो मैंने नोएडा जैसे शहर में देखा, यहाँ बच्चे बच्चियाँ आपको रात की शिफ्ट में काम करते हुए दिख जाएंगे। रात को 4 बजे ऑफिस से आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं। तो उनकी महिला, खास करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ी एक सवाल था। तो इसके लिए सुरक्षा कवच योजना बहुत ही बेहतरीन योजना है। इसके अंतर्गत महिला जो भी बच्ची है वो 112 पर डायल कर दे और पुलिस सुरक्षा की मांग करे। पुलिस जो है उसे अपनी गाड़ी में बिठाएगी और गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। इसके लिए 300 पीसीआर 2 महिलाएं हर शिफ्ट के अंदर नियुक्त की गई हैं।
किशोरी बालिका योजना 2019, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना जो प्रारंभ 2019 में की गई। 14 वर्ष तक की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं जो है, किशोर अवस्था की जो बालिकाएं होती हैं, 13 लाख करीबन ये बालिकाएं हैं। बेसिकली इनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो एम्पावर्ड हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। इसके तहत किशोरी को वर्ष में 300 दिन अनुपूरक पोषाहार बाल विकास परियोजना कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा, पोषाहार दिया जाएगा। किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत ही आंगनबाड़ी केंद्रों में जिन किशोरियों को लक्षित किया गया उनका एक समूह बनेगा और उसे वीरांगना दल कहा जाएगा, है ना। इस समूह के नेतृत्व में एक वीरांगना सखी बनेगी और 2 वीरांगना सहेली का चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस मनाया जाएगा। हर महीने की 8 तारीख को किशोरी दिवस मनाया जाएगा। जनवरी जुलाई में यह दिवस एएनएम उपकेंद्रों पर मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के बारे में बात करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2016 थी, उसके बाद 2018 आई। इसमें प्रख्यापित होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए प्रभावी, यानी 2023 में यह खत्म हो गई। इसमें उत्तर प्रदेश को 2023 तक देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना था। प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए का लक्षित निवेश आकर्षित करना था। बीच में कोविड आ गया, इसलिए ढंग से ये लागू हो नहीं पाई। आगामी 5 वर्षों में निरंतर 15% घरेलू पर्यटक आगमन और 10% विदेशी पर्यटन आगमन को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस पर चर्चा कर चुके हैं। मुखबिर योजना 2017, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब द्वारा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना प्रारंभ की गई। किसको रोकने के लिए? भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना प्रारंभ करी गई कि भाई आप अगर कोई भ्रूण हत्या करता है तो उसकी आप सूचना दे दीजिएगा, आपकी जो सूचना गोपनीय रखी जाएगी और आपको 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाएगी ताकि भ्रूण हत्या जैसे गैर कानूनी कृत्यों पर रोक लगाई जा सके। पालनहार योजना, दिव्यांग दंपतियों के बच्चों को पालन पोषण करने हेतु पालनहार योजना। दिव्यांग दंपति जो है मेरे प्यारे साथियों, इनके लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली दिव्यांग दंपति जिनमें पति पत्नी दोनों दिव्यांग हो या उनमें से एक की मृत्यु हो गई है और दूसरा दिव्यांग हो, दोनों कुष्ठ के कारण दिव्यांगों के बच्चों के पालन पोषण हेतु प्रतिमाह सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना। 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के तहत निजी खेत की मेड़ पर मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना का निर्णय लिया गया। इस योजना में बेसिकली अच्छी गुणवत्ता वाले बांस तो छायादार फल और औषधीय वृक्ष जो है बहुवर्षीय पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा मेड़ पर, निजी मेड़ पर। इस योजना के पात्र किसानों को नरेगा से पौधों को रखरखाव करने के लिए 3 वर्ष तक 175 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी। इस योजना में योग्य किसानों का चयन करने के लिए सर्वेक्षण ब्लॉक स्तर पर होगा। लाभ उठाने के लिए किसानों के पास वृक्षारोपण के लिए अपनी जमीन होनी चाहिए। 3 साल बाद यह पेड़ किसान का ही हो जाएगा। 3 साल तक सरकार का किसान इन पेड़ों की कटाई करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ मेन योजनाएं हैं, ये आपके लिए हमने यहाँ पर रख दी हैं। प्रमुख नीतियां, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति आपके लिए दे दी है, ये सारी देख लीजिएगा। नई खेल नीति आपके लिए दे दी गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, ये योजना। उत्तर प्रदेश सोलर नीति, उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति, ये सारी की सारी नीतियां आपके लिए नीचे मेंशन कर दी हैं। बाकी इसको देख लीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में। तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें और क्लास कैसी लगी जरूर मुझे लिखकर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।